एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूया की मॉम को दिखाया जाता है जब दूसरे लोग ये कहने में लगे हुए होते हैं कि ये लोग इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तभी उसकी मॉम उस बारे में कुछ भी नहीं कह पाती, बस देखे जा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है माइक उठाकर और सभी से अनाउंस करने लगती है कि यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई है जिसके कारण पूरी तरीके से ब्लैकआउट छा गया है। तो अभी की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको लेकर तभी वो अनाउंस करने वाली ही होती है। तभी कोई आता है और उससे वो माइक्रोफोन छुड़ा लेता है और उससे कहने लगता है कि 1 मिनट रुको। और वो और कोई नहीं बल्कि मैं जांगा होता है। वो उससे कहने लगता है कि अभी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होगी। आखिरकार जो छोटा सा जो ब्लैकआउट है वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हम जैसे जो स्टूडेंट है वो बैटल फील्ड में कभी भी बिना तैयारी के नहीं जाते हैं, इसलिए हमारे पास इस प्रोग्राम को करने के लिए बैकअप ऑलरेडी मौजूद है। मैंने सही कहा ना प्रिंसिपल। और उसकी प्रिंसिपल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है और उसकी बात से एग्री हो जाती है। और सभी से हाउ कहने लगता है कि आखिरकार मुझे पता है ये बात कि अगर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए मॉडर्न वर्ल्ड में आप जैसे लोगों के लिए, तो मुझे पता है इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है इस समय पर कि हमारे पास मोबाइल फोन्स मौजूद है, हम उस लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हे आप सभी को पता है कि इस समय पर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैकआउट से ज्यादा। तभी प्रिंसिपल पूछने लगती है क्या चीज है। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि प्रिंसिपल कॉमेडी, क्या ये जो बंदा है मुझे कॉमेडी मटेरियल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है क्या। और तभी हाव हंसते हुए उससे कहने लगता है कि मेरी जो मोबाइल है उसकी बैटरी परसेंटेज सिर्फ 5% है। ये तो ऐसा है ना जैसे किसी अंधे को तुमने प्लेन चलाने को दे दिया है और चलो चलाओ उससे कह रहे हो। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी को हंसते हुए जांघा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है दूसरे के सामने कहने का, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं उसे आराम से तुम संभाल सकते हो। लगता है कि हमने जो ऑडियंस का मूड है वो ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दिया है, अब हम अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें उस युवा लड़की को दिखाया जाता है जो कि टीचर से कह रही होती है कि मैं इस गिटार को कुछ थोड़ी देर के लिए आपसे उधार ले रही हूँ, मैं इसको वापस कर दूंगी। तभी उसकी जो टीचर होती है वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम यहीं पर रखो, तुम्हें रजिस्टर करने की जरूरत है इस वक्त। दूसरी तरफ हमें लॉन्ग को दिखाया है तो जो कि घबराने में लगा हुआ है और लाइट सोर्स के बारे में सोचने में लगा है और कह रहा होता है क्या हमें ऐसी चीज की वाकई में जरूरत पड़ेगी जो कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती उसे चलाने के लिए। तभी वेइनान वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछने लगते हैं लाइट सोर्स क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है यहाँ पर। और वो लोग जाकर सीधे हाव के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं हाव हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उनको देखकर हाव सरप्राइज होता है और देखता है कि वेइनान और लॉन्ग और वो युवान लड़की वहाँ पर पहुंच चुके हैं और वेइनान के हाथ में हेडलाइट होती है जिसको देखकर हाव सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि जो वेइनान है वो अपनी कार की हेडलाइट निकाल कर ले आई है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि वो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तभी हाव अनाउंस कर देता है चिल्लाते हुए कि लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा जो शो है वो कंटिन्यू रहेगा। और कहने लगता है कि हम जैसे लोग हैं वो जो यंग लोग हैं वो हमेशा बड़े लोगों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारे जो यंग लोग हैं वो काफी ज्यादा पैशनेट होते हैं और हम दूसरे जैसे बिल्कुल भी नहीं बनते। हम ही रहेंगे और जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग रहेगा वी आर, हम सभी के लिए। तभी यूहिया को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम चीयर अप करो और यूहिया भी स्माइल मार देती है क्यूट सी, जिसको देखकर हमारे व्यूअर्स पूरी तरीके से पिघल जाते हैं। और तभी यहाँ पर इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है और वो गाना चालू करता है उस माइक्रोफोन से और उसी गाने की रिदम पर हमारी यूहिया डांस करना चालू कर देती है, वो भी ब्यूटीफुल सा। और इसी तरीके से उनकी डांस परफॉर्मेंस चलती रहती है। भाई साहब को ज्यादा नहीं दिखा दिया और जो ऑडियंस होती है वो भी इसके मजे ले रही होती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम भी उस परफॉर्मेंस को ध्यान से देखने में लगी होती है। वेइनान और जाओ को इतना ज्यादा खुश होकर जांग हाओ को खुश होते हुए देखकर सभी को खुशी मिलती है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा खुश और कोई नहीं बल्कि मैं यूए होती है। तभी उसकी जो बालों की जो पिन होती है, जो रबर बैंड होता है वो खुल जाता है और वो पूरी तरीके से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है पहले के मुकाबले में। और धीरे धीरे करके इस तरीके से समय गुजरता जाता है और परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और बात आती है समय आता है मीटिंग का उसकी मॉम के साथ। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही होती है क्या तुम जांगा हुआ है जिसने उस वक्त मोबाइल छुड़ाकर फोन पर मुझसे बात की थी। तभी वो घबराते हुए कहने लगता है कि यस मैम मैं ही, मुझे माफ कर देना उसके लिए। दूसरे मन में सोचता है कहने लगता है कि आखिरकार इस फैमिली की परेशानी क्या है, ये इतना ज्यादा प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है। तभी यूए उससे कहने लगता है कि मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर अपना समय निकालकर मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई। और उसकी मॉम उसकी बात को सुन रही है और अपनी जेब में हाथ डालने लगती है और यूहिया को बुलाती है और हंसते हुए उससे कहने लगती है कि यूहिया तुमने इस बार काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, तुमने हमारी मेन फैमिली का जो नाम है वो डुबाया नहीं। अगली बार तुम अपने स्टूडेंट दोस्त को जो कि जांगा है उसे हमारे घर पर गेस्ट के तौर पर जरूर लेकर आना। इस बात को सुनने के बाद यूहिया सरप्राइज हो जाती है और खुश भी हो जाती है। भाई टमाटर तेरे लाल पड़ गए चेहरे इसके, और खुश तो होगी नहीं क्यों नहीं होगी। और तभी जाकर अपनी मॉम से गले लग जाती है जिसको देखकर उसकी मॉम बहुत सरप्राइज हो जाती है और उसका शुक्रिया कहने लगती है, मतलब थैंक यू कहने लगती है उसकी मॉम को, धन्यवाद। इसको देखकर उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सिचुएशन हो रखी है। और जांगाओ जब इस सिचुएशन को देखता है तो कहने लगता है कि इस सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जितनी भी मेहनत की थी ना वो आखिरकार उसका फल मिल ही गया है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें रिहर्सल रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जांगाओ ड्रिंक करने में लगा हुआ होता है, अपना पानी वानी पी रहा होता है और मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि मुझे पता है कि अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार हो गई थी, लेकिन किसी तरीके से मैंने इस सिचुएशन को संभाल लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिससे कि ये यूए है वो अपनी मॉम के सामने शर्मिंदा नहीं हुई।
दूसरी तरफ शब्दों में कैसे कहा जाए, मैं वाकई में बहुत ज्यादा औसम हूं ना सॉल्व करने में। और वो अपने यही डींगे हाँकने में लगा हुआ था और अपनी तारीफ करे जा रहा होता है खुद। और जब वो ड्रिंक कर रहा होता है तभी कोई उसके पास आता है और उसे बुलाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मिन यूए होती है। और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास कुछ समय है मेरे साथ बात करने के लिए। ये सुनने के बाद ज़ांग हाओ सरप्राइज हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में जिम्नेजियम का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर वह लोग हमेशा प्रैक्टिस किया करते थे, खाना पीना खाया करते थे बैठकर आराम से अकेले। और यहाँ आने के बाद ज़ांग हाओ उससे पूछने लगता है कि यह वह जगह नहीं है यहाँ पर हम लोग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करते थे, आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस करना चाहती हो, क्योंकि मेरे सर की जो इंजरी है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो हमें जाना चाहिए। तभी यूए शर्माती हुई उससे कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो ये बात बताई होगी कि ये हमारा सीक्रेट हेड आउट है, हमें इसके बारे में किसी और को नहीं पता। ये वह जगह है जिसे मैंने चुना है, मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ क्या तुम मेरी बात को सुनोगे? और वो सीरियस मूड में आ जाती है क्यूटनेस के साथ और उससे कहने लगती है कि जितना भी समय मैंने अभी तक तुम्हारे साथ बिताया है हर समय मैं खुश रही हूँ, और जब से मैंने इस स्कूल में ट्रांसफर लिया है तब से मैं हमेशा ये सोचते आ रही हूँ कि हर समय मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूँ आगे चलकर। और जब भी लंच ब्रेक हुआ करता था तभी उस मोमेंट में भी यही सोचा करती थी कि मैं तुमसे हमेशा बात करती रहूँ। यह बात सुनने के बाद ज़ांग हाओ सरप्राइज हो जाता है। तभी यूए उससे कहने लगती है कि हर वीकेंड पर हर छुट्टी पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तुम्हें हर चीज के बारे में नॉलेज मुझसे ज्यादा है, इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा जलती भी हूँ तुमसे, पर बुरे वे में नहीं। और तुमने मुझे जिंदगी के बारे में काफी चीजें भी सिखाई हैं कि किसी को किस तरीके से पसंद किया जाता है और फ्रेंड क्या होता है, और अपनी लाइफ में किस तरीके से तुम ज्यादा बहादुर बन सकते हो, और किस तरीके से जिस चीज को तुम पसंद नहीं करते उसको रेजिस्ट कर सकते हो, और तुम खुद अपने आप को खुद कैसे बनो। लेकिन सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस से मैं पूरी तरीके से बदलना चालू हो गई हूँ, और मैं जो हुआ करती थी अब वो मैं नहीं रही। यह बात सुनने के बाद ज़ांग हाओ को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो सरप्राइज हो जाता है और उसका चेहरा भी टमाटर लाल पड़ जाता है जब यूए को इतना ज्यादा क्यूट देखता है और कहते हुए देखता है ऐसी बातें। तभी यूए उससे डायरेक्टली कहने लगती है कि जब भी मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ खेलते हुए देखती हूँ तो मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और जब भी मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो नाइट के समय में मुझे बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, लेकिन बाद में मैंने हुआंग यून से पूछा इसके बारे में, और बाद में मुझे इसके बारे में पता चला और रियलाइज हुआ कि ये कोई बीमारी नहीं है मेरी। और तभी वो ज़ांग हाओ को हाथ पकड़ती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने के बाद कहने लगती है कि अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि आखिरकार तुम्हारे पास आने के बाद मेरी दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज क्यों हो जाती हैं। और उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहने लगती है कि ज़ांग हाओ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, क्या हम लोग जिंदगी भर साथ रह सकते हैं? ये बात सुनने के बाद ज़ांग हाओ सबसे ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यूए ने अपने प्यार का इजहार जो कर दिया इसके सामने, और इसको इतना ज्यादा सीरियस होते हुए ज़ांग हाओ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस समय पर यूए काफी ज्यादा सिंसियर है, और इसके जो इस तरीके के एक्सप्रेशन है ऐसा मैं पहली बार देखने में लगा हुआ हूँ जब वो अपने एक्सप्रेशन को अपनी इच्छाओं को शब्दों में बयां करने में लगी हुई है। मुझे पता है कि मैं यूए के साथ रहूंगा तो काफी ज्यादा कंफर्टिंग महसूस होगा, और इसकी जो पर्सनैलिटी और वो अपीयरेंस भी है और काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा क्यूट भी है और काफी ज्यादा बवाल हॉट माल भी है। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी ज़ांग कोइन है यानी कि सिस्टर कोइन है, मैं उसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकता ना। खैर छोड़ ही नहीं सकता, अब ऐसा तो है नहीं है कि पुराने को नई के लिए छोड़ दूं, और अगर मैं इस मैटर को यहीं पर सॉल्व नहीं करता हूँ और डिसाइड नहीं करता हूँ तो मैं एक असली मर्द नहीं कहलाऊंगा और मैं इस तरीके से आगे नहीं जा सकता। और तभी वो मैटर के बारे में डिसाइड कर लेता है यूए से कहने लगता है मुझे पता है यूए का तुम मुझे पसंद करती हो और मैं इस बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद जो यूए होती है वो कुछ भी नहीं कह पाती और उदास हो जाती है। तभी ज़ांग हाओ उससे कहने लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी इसको मैं पसंद करता हूँ, और इतनी बात कहीं पाता होता है तभी यूए डायरेक्टली जोर से उसे गले लगा लेती है जैसे कि वो जाने ही नहीं देना चाहती ज़ांग हाओ को। ये बात देखने के बाद हाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो घबराते हुए यूए से पूछने लगता है कि यूए तुमने मुझे गले क्यों लगा लिया है इस तरीके से। तभी यूए उससे गले लगाने के बाद उससे कहने लगती कि ज़ांग हाओ कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे पसंद करते हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती रहूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब कैसे और कहाँ, और मैं तुम्हारा हमेशा 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 इंतजार करूंगी। ये बात सुनने के बाद ज़ांग हाओ का चेहरा भी टमाटर तरह लाल पड़ जाता है और बहुत ज्यादा लाल पड़ जाता है शर्म के मारे, और वो भी शॉक हो जाता है ये बात सुनने के बाद। और तभी यूए इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहने लगती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी ज़ांग हाओ, और तभी वहीं जोरदार किस दे देती है। अब यहाँ पर फाइनली उसने अपने प्यार का इजहार ज़ांग हाओ को कर दिया है, तो अब आगे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो खिड़की खुली हुई होती है और उस खिड़की जहाँ पर खुली हुई थी ना विंडो, उस जगह पर उस खिड़की के बाहर कोई और नहीं बल्कि मैं वेइना इंतजार कर रही होती है और इसकी सारी की सारी बातें सुनने में लगी हुई है और सिगरेट पीने में लगी हुई है, और इसको सुनने के बाद वह कुछ नहीं कह पाती। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है। चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है सिचुएशन जहाँ पर वो अपने ड्रेस को बदलने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है मैं अपनी सिस्टर को उनके साथ बिल्कुल भी हॉनेस्ट नहीं था, लेकिन आखिरकार यूए ने अपनी सच्ची फीलिंग्स कैसे कह दी भाई, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए?
यूएहा ने मुझे मुझे प्रपोज कर दिया है इस तरीके से, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी से मुझे कपड़े बदल लेना चाहिए और घर पर चले जाना चाहिए। और भाई अपनी शर्ट को नीचे फेंक देता है गुस्से में। वैसे भी दिमाग खराब हो चुका है, दो प्रपोजल मिल चुके हैं, तीसरा आने वाला होगा। और जब वो इतना सोचने में लगा हुआ है तभी वेइनान भी उसकी तरफ आ जाती है, जिसको देखने के बाद ज़ांगाओ सबसे ज्यादा शॉक हो जाता है। और वेइनान वहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगती है, हे ज़ांगाओ। ये बात सुनने के बाद हाउ उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बकवास हो गई बहुत, तुम इस तरीके से किसी के रूम में नहीं आ सकती, तुम्हें पता नहीं है क्या डोर को कैसे ओपन किया जाता है। और ज़ांगाओ अपने आप को अपनी शर्ट से छुपा लेता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये लड़कों के कपड़े बदलने की जगह है, तुम अंदर कैसे आई। तभी वेइनान उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है, मुझे इन सब छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या जो मिन यूए है उसने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया। यह बात सुनने के बाद ज़ांगाओ सफराद हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम हमारी बातों को सुनने में लगी थी चुपके चुपके से। और काफी शर्म के पानी हो जाता है। और तभी जो वेइनान होती है वो उससे कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हारा आंसर सुना, उसको तुमने जो आंसर जवाब दिया था, उसको सुनने के बाद जो मेरी चिंताएं थी वो तो कम से कम खत्म हो गई। ये बात सुनने के बाद ज़ांगाओ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम बस इतने से ही सेटिस्फाई हो गई। और तभी वो अपनी गाड़ी की चाबी निकालती है और उससे कहने लगती है धमकाते हुए कि तुम मिन यूए के साथ तुमने मिलकर डांस किया, जिस बात को लेकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और तो और तुम्हें जब परेशानी में फंस गए थे, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी कार की हेडलाइट तक निकाल दी, जिससे कि तुम पर मेरा कर्ज चढ़ चुका है, तो तुम्हें इस बात के लिए कंपनसेट तो करना बनता है ना मुझे। और वो अपनी टांग को उसके बगल में रख देती है, अपने पैरों को, वो भी स्टॉकिंग पहनी हुई। ये देखने के बाद ज़ांगाओ की जो ट्रक का लेवल होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, और हमारे व्यूअर्स का भी। और जिस तरीके से वो क्लोज आने लगती है तभी हवा खांसता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना ज्यादा फिजिकली क्लोज होने की जरूरत नहीं है, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि तुम्हें जितना भी नुकसान हुआ है मैं खुद भरूंगा। तुम इस बारे में क्या कहती हो। और तभी वो अपनी स्टॉकिंग्स को उतारने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में तो पता ही होगा कि हमारी दुनिया के कि किस तरीके से जो हस्बैंड होते हैं वो वाइफ के कपड़े पहनने में उनकी मदद करते हैं, तो मैं भी इसी बात के लिए तुमसे डिमांड करती हूँ। और वो अपनी स्टॉकिंग से जब उतार रही होती है तो हमारे व्यूअर्स की नाक में से खून निकलने लगता है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि ठड़क का लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। और तभी ज़ांगाओ उससे कहने में लगा होता है कि अगर कर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करने में लगी हुई हो। और तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि तुम्हें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना मेरे लिए, जो स्टॉकिंग्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं उन्हें तुम्हें मेरे पैरों पर वापस से पहनानी है। तो गाइस अगर इसने पहनाई तो किधर किधर बात जा सकती है, समझ गए होगे। ये बात सुनने के बाद हमारे ज़ांगाओ नोज ब्लीड करने लगता है। भाई ठड़क का पारा बढ़ चुका है, कैसे कंट्रोल करेगा अपने आप को। और कहने लगता है कि जो सीईओ है ये वाकई में इतनी ज्यादा ठड़की है क्या। हाँ, मुझे एक बात याद आई कि इस दुनिया में इस तरीके से किसी लड़की को तुम अगर स्टॉकिंग्स पहनाते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम किसी लड़के के गले में टाई बांध रहे हो। ये क्या किसी तरीके का रोल प्लेइंग है। और तभी वे अपने हाथों को उसके पैरों के पास ले जा रहा होता है, जिसके पैर बहुत ही ज्यादा मुलायम, सॉफ्ट और क्यूट रखे होते हैं। और कह रहा होता है मन में सोचते सोचते हो कि जो वेइनान है वो हमेशा मेरे साथ इस तरह की हरकतें क्यों करती रहती है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो वेइनान है वो मेरी लॉयल्टी को चेक करना चाहती है। और तभी उसका एंजल वाला रूप आता है, उससे कहने लगता है कि हाँ ऐसी ही बात है, वो देखना चाहती है कि तुम प्योर हो या नहीं हो, और तुम्हें अपनी सिस्टर पर भरोसा रखना चाहिए, तुम्हें अपनी सिस्टर को पसंद ना, तुम्हें उन्हीं पर टिके रहना चाहिए। लेकिन तभी ये बात सुनने के बाद उसका मुंह देखने लायक होता है। तभी डेविल वाला रूप आता है हाका, और उससे क्या लगता है कि किसने ऐसा कहा, किससे इस बात का फर्क पड़ता है, हम तो बस दूसरों की मदद ही तो करने में लगे हुए हैं। और तो और इसने भी तुम्हारी मदद की थी, तो उसके बदले में तुम उसकी मदद नहीं करोगे क्या। तभी एंजल वाला रूप उससे कहने लगता है कि तुम बस एक नंबर के ठरकी हो और तुम इस लड़के का फायदा उठाना चाहते हो और कुछ नहीं, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। तभी डेविल वाला रूप उसको छेड़ता लगता है और उससे कहने लगता है चिढ़ाते हुए, अगर कर किसकी मदद करने में क्या परेशानी है, मैं तुमसे तो पूरी तरीके से अलग हूँ, मैं कम से कम इसके बारे में सोचता हूँ और उस काम को करके दिखाता हूँ। और जब दोनों के बीच में फंस जाता है तो ज़ांगाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और चिल्लाते हुए कहने लगता है, शिट बहुत हो गई इन दोनों की बकवास, मैं एक असली मर्द हूँ और अगर दूसरे ने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं उसके लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो स्टॉकिंग उठाकर उसके पैरों में धीरे धीरे करके पहनाने लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट पैरों में। और उससे पूछ लगता है कि वेइनान मुझे एक बात बताओ सच सच, आखिरकार तुम्हें जो पैंटी से वो इतना पहनना क्यों पसंद है। तभी वेइनान उससे कहने लगते कि तुम्हें तो एक बात पता ही होगी कि इस वर्ल्ड की जो फॉर्मल कपड़े हैं जो लड़कियों के लिए बने हुए हैं वो यही ड्रेस है, और मेरी जो इमेज है मुझे हमेशा अपनी इमेज का ख्याल रखना पड़ता है और कई सारी जगहों पर जाना भी पड़ता है, तो इसलिए मैं हमेशा इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। हाँ, तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें ये मेरे कपड़े पसंद नहीं आए क्या। और भाई जिस तरीके से वो अपने हाथों को उसके नजदीक ले जाने में लगा हुआ होता है ताकि वो उसकी स्टॉकिंग्स को पहना सके, और पहनाते पहनाते कहने में लगा था कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे वर्ल्ड में ना इस तरीके से स्टॉकिंग्स पहना थोड़ी अलग बात है, तुम समझ सकती हो ना। तभी अपनी उंगली से इसके पैरों में मतलब टच करने लगता है धीरे धीरे करके, और जब वह अपनी उंगली से उसकी गुदगुदी करने लगता है उसके पैरों में, इसको देखकर वो उसे अजीब से महसूस होने लगता है और वो शर्माने लगती है और उसे इतनी ज्यादा अजीब से महसूस हो रहा होता है कि वो कहने लगती है अजीब सी आवाज में कि तुम ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो ज़ांगाओ।
और दूसरे मन में सोचते कहने में लगती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या होने में लगा हुआ है, ये लड़का जो भी कुछ मेरे साथ करता है मुझे अजीब सा क्यों लगता है और मैं इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। और जांग हाओ इस लड़की का फायदा उठा लेता है और उससे कहने लगता है कि माफ कर देना मुझे, ये मेरी गलती थी। और तभी इसको इस तरीके से चेहरा बनाते हुए देखती है वेइनान, तो उससे कहने लगती है कि सिर्फ यही एक ऐसा लड़का है जो कि मेरे दिल की धड़कनों को इतनी तेज बढ़ा सकता है। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी जो टिकलिंग करने से क्या तुम्हारी यही वीकनेस है? मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस बात का और ना करने वाला आपसे। और जब इस तरीके से कहने लगता है कि तुझे तो लाल पड़ जाता शर्म के मारे पूरी। और तभी वेइनान उससे पूछने लगती है कि लास्ट टाइम जब तुम हॉस्पिटल गए थे तब क्या हुआ था, किस लिए गए थे? मैं उस समय पर बहुत ज्यादा बिजी थी तो तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाई थी। तभी जांग हाओ उसे बताया लगता है कि वो प्रैक्टिस का समय था, उस दौरान उस समय मेरी जो क्लासमेट है उसने गलती से मेरे सर को हिट कर दिया था, लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी। ये बात सुनने के बाद वेइनान कतई आग बबूला हो जाती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे जांग हाओ को चोट पहुंचाए। ये देखने के बाद इतना ज्यादा गुस्से में वेइनान को देखता है जांग हाओ, तो मैंने उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैटर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे काम में दखल ना आए, वो बस एक स्टूडेंट है यार, तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो ठीक नहीं है। वैसे मैं तुमसे ये कहना चाहता कि जो टॉप वाला पार्ट है वो तुम कुछ समझ सकती हो ना, मैं और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता, अपने हाथों को नहीं बढ़ाना चाहता। मतलब स्टॉकिंग्स की बात चल रही है, ये स्टॉकिंग्स को इतने इसके थाइस तक तो पहुंचा दिया, उससे आगे तो नहीं पहना सकता, फिर तो बचा ही क्या यार, फिर रही क्या जाएगा, फिर मांगा पूरी बिगड़ जाएगी। और कहने लगता है कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तो मैं इससे आगे ज्यादा पहना सकूं। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है और वो भी शर्म के मारे लाल पड़ जाती है। भाई साहब ऐसा लग रहा हो जैसे कि ये उस दुनिया में पहुंच गई यहाँ पर जहाँ से जांग हाओ आया हो। और शर्म के मारे उससे कहने लगते कि ठीक है मैं समझ गई हूँ और तुम्हारा जितना हार्ड वर्क किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपने हाथों से बाकी का काम कर लेती है। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ से जल्द जल्द चले जाओ, मुझे अपने कपड़ों को भी बदलना है और जो तुमने मेरी मदद की थी उसके बदले में मैं तुम्हें डिनर पर जरूर इन्वाइट करूंगा। दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि वेइनान पहली बार शुक्रिया कहने में लगी हुई है, ये तो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है। तभी वो बाहर चली जाती है और उससे कहने लगती है कि वेइनान जांग हाओ से कहने लगती है कि तुम अभी भी इतना दर शर्माने में लगी हुई हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऑलरेडी पूरा देख लिया है। ये बात सुनने के बाद जांग हाओ चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो इस तरीके की। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और जैसे वो मोबाइल चेक करती है तो उसके सेक्रेटरी जिनका कॉल आया हुआ होता है उसको देखकर कहने लगती है कि इस समय पर, और जैसे उठाती तो उसकी सेक्रेटरी होती है वो चिल्लाती है उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना इस समय पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जो इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर है। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम पहले बताओ कि मैटर क्या। तभी उसकी सेक्रेटरी उससे कहने लगती है हमने ऑलरेडी फाइनली किसी चीज को ढूंढ लिया है। ये बात सुनने के बाद वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और सबके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगती है कि तुम क्या कह रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुरंत आती हूँ वहाँ पर। और वो जांग हाओ से कहकर चली जाती है कि मुझे कुछ अर्जेंट मैटर आ चुका है तो मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हारे साथ बाद में डिनर करने के लिए जरूर आऊंगी। और जांग हाओ को कहने लगता है कि अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो, वो तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि आखिरकार इसको ऐसा क्या काम आ गया है और ऐसे किसके बारे में किसको ढूंढ लिया इन्होंने। और जब इस तरीके से जांग हाओ से जाते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वेइनान के साथ ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा हड़बड़ी में यहाँ से निकल गई और इसका जो एटीट्यूड है वो अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया। और तभी जांग हाओ के घर का सीन दिखाया जाता है नाइट में, यहाँ पर वो अपने बेड पर आराम करने में लगा हुआ था और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ अब फाइनली। तभी उसकी सिस्टर क्वीन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है जांग हाओ तुम कहाँ पर हो जांग हाओ। और जब वो इसकी सिस्टर क्वीन को आवाज सुनता है तो वो कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या कुछ हो गया है क्या। तभी सिस्टर क्वीन अंदर आती है और घबराते उससे कहने लगती है हाओ हाओ तुम वाकई में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तुम तो डांसिंग में भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। ये बात सुनने के बाद हाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अब जो सिस्टर क्वीन होती है वो अपने मोबाइल में उसकी फोटोज दिखाने लगती है और कहने लगती है कि इस समय पर तुम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने में लगी हुई तुम्हारी स्कूल फोटोज की। मुझे पता है ये फोटोज ज्यादा ब्लर है लेकिन मैं तुम्हें तुरंत पहचान सकती हूँ कि ये तुम थे। मुझे ये बात पता है कि तुमने मिनी यूए के साथ डांस इसलिए किया था क्योंकि स्कूल वालों ने तुम्हें फोर्स किया था और अरेंज किया था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे दिल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जानने के बाद। आखिरकार मैं तुम्हारी डांस पार्टनर क्यों नहीं थी और आखिरकार तुम इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हो और किसी चीज से तुम खुद से क्यों दूर नहीं भागते, अपने आप से उन लड़कियों को दूर क्यों नहीं करते हो। और ये कहते कहते वो उसकी बाहों में गिर जाती है और जिस पोजीशन में ये गिरती है वो ठीक नहीं लग रही होती है मुझे तो और हमारे व्यूअर्स को, और वो रोना चालू कर देती है। रोते रोते उससे कहने लगती है क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ जांग हाओ, तुम्हें क्या मैं और ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस एक बार कहकर तो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी। और जब इतनी ज्यादा सीरियस हो रही होती है सिस्टर को तुझे देखने के बाद जांग हाओ भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते उसको देखते हुए जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारी बाहों में आकर इस तरीके से रो रही हो, वो मेरे वर्ल्ड में एक असली मर्द ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मेरी जो अभी करंट सिचुएशन है उसको लेकर मैं वाकई में सिस्टर क्वीन को कंसल्ट कर सकता हूँ। जितना ज्यादा सिस्टर क्वीन मुझ पर रिलाई करती है उतना ही ज्यादा मेरा गिल्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन अंत में आकर मुझे सच सच उन्हें बताना होगा सब कुछ इस बारे में।
और तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से सिस्टर क्वीन होती है वो डायरेक्टली जाकर हमारे ज़ांग हाओ की गर्दन पर काट लेती है। ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है। और जब वो देखती है कि इसके दांतों के निशान उसकी गर्दन पर आ चुके हैं, इसको देखने के बाद ज़ांग हाओ सरप्राइज हो जाता है और सिस्टर उससे पूछने लगता है, सिस्टर क्वीन क्या कर रही हो आप, पे इसको दर्द ना हुआ। भाई भाई से सिस्टर को जिस तरीके से उस पर चढ़ बैठती है ना, भाई साहब कतई भाई अंता ही बन गया। और कहने लगती है, ज़ांग हाओ तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर क्वीन सब कुछ संभाल लेगी तुम्हारे लिए, और इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझे याद रखो। और तभी अचानक से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और ये और कोई नहीं बल्कि मैं ज़ांग हाओ के डैड होते हैं, जो कि उससे कहने में लगे हुए थे उनको, उन दोनों को इस तरीके से देखते हुए कि आखिरकार तुम दोनों ये क्या करने में लगी हुई हो। और भाई जितना शौक होता है ना ये बंदा, उतना तो भाई साहब हमारे व्यूअर्स भी ना हुए, क्योंकि राज खुल चुका है किस तरीके से सिस्टर क्वीन और ज़ांग हाओ इलू करने में लगे थे। और जब दोनों के दोनों ये देखते हैं कि उसके डैड को इस बारे में पता चल चुका है, तो दोनों के दोनों शौक के मारे भाई उनका मुंह फटा रह जाता है और पसीने पसीने हो जाते हैं। और तभी उसका डैड चिल्लाते हुए उनसे पूछने लगता है दोनों से, आखिरकार तुम दोनों ये सब क्या करने में लगी हुई हो। और भाई वो अपनी गर्दन को छुपाने लगता है ज़ांग हाओ और कहने लगता है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सिस्टर क्वीन छुपाने की कोशिश करती है और उधर उधर बातें करने लगती है और कहने लगते हैं कि हम लोग कुछ नहीं ऐसे ही। लेकिन तभी सिचुएशन चेंज होती है जहाँ पर दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर उसकी मॉम उसकी क्लास लेने में लगी हुई होती है और उससे पूछ रही होती है, मुझे सच सच बताओ अभी अभी तुम दोनों वहाँ पर क्या करने में लगे हुए थे। तभी सिस्टर क्वीन घबराते हुए उससे कहने लगते कि मॉम जितना ज्यादा आप सोचती हो सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है मैटर, हाँ और मैं बस यहाँ पर बस खेलने में लगे हुए थे और कुछ नहीं, और आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तभी इसकी जो मॉम होती है वो चिल्लाती है और अपना हाथ पटकती है, उससे कहने लगती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सिबलिंग्स है वो इस तरीके से खेलेंगे, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो, सिबलिंग्स समझ में आया तुम्हें। ये बात कहते कहते वो काफी ज्यादा भड़क रही होती है। तभी ज़ांग हाओ अपनी मॉम को इतनी ज्यादा गुस्से में देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने कभी भी अपनी मॉम को इतनी ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। तभी उसकी मॉम उसे सलाह देने लगती है और उन दोनों से कहने लगती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों सिबलिंग्स हो तो मैन और वुमेन के बीच में इस तरीके जो इंटीमेट रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब तुम्हारी करंट आइडेंटिटी ऐसी हो तो तुम्हें आगे चलकर थोड़ा और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। और सिस्टर क्वीन बस उसकी बातों को सुनती रहती है। तभी उसके डैड उसकी मम को शांत कराने की कोशिश करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्चों को पहले एक्सप्लेन तो करने दो कि आखिरकार ये क्या कर रहे थे। तभी उसकी मम उससे कहने लगती है कि ये लड़की कुछ भी समझ नहीं सकती, ये बचपन से ही हमेशा ऐसी हरकतें करती है और इसकी अजीब सी जो पर्सनैलिटी है ना, वो जब भी इसके साथ कुछ होता है ये मुझे कुछ बताती ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सिस्टर क्वीन कुछ भी कह नहीं पा रही होती और उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि मुझे इसके जो यूजलेस फादर है उसके साथ रहने नहीं देना चाहिए था इस क्वीन को बचपन में। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो एकदम से बहुत ज्यादा सीरियस मोड में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मॉम अब जबकि आप मेरे से इस बारे में पूछने में लगी हुई हो तो मैं डायरेक्टली आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ और आपको बता देती हूँ सच मैं और हाँ ये इतना कहने ही वाली होती है। तभी ज़ांग हाओ बीच में बोल पड़ता है और उससे कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन और मैं बस रिहर्स करने में लगे हुए थे क्योंकि हमारे स्कूल में एक इवेंट होने वाला है और सिस्टर क्वीन बस मेरी मदद करने में लगी हुई थी। और जो हमारा स्कूल है वो जो प्ले ऑर्गेनाइज करने वाला है वो वैम्पायर वाला प्ले है जिसमें वैम्पायर काउंटेस के बारे में बताया गया है और मैं उस स्टोरी का हीरो हूँ प्रोटैगनिस्ट, और इसलिए मैंने सिस्टर क्वीन से उसकी मदद मांगी थी। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम सरप्राइज हो जाती है और उस बात पर भरोसा भी कर लेती है और ज़ांग हाओ खुशी खुशी भाई उस बात को टलवा देता है और इसको इस तरीके से देखती है सिस्टर क्वीन तो वो सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है हाँ मन में सोचते हवा जो झूठ बोलना कब से सीख गया, हवा कितना ज्यादा अच्छा है, मैंने पता भी नहीं था कि वो इस तरीके की झूठी बोल सकता है। तभी उसकी मॉम चैन की सांस लेती है और उससे कहने लगती है कि तो अच्छा ये बस एक गलतफहमी थी, लेकिन फिर भी एक बात का ख्याल रखना कि तुम दोनों एक सिबलिंग्स हो तो तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तभी ज़ांग हाओ कहने लगता है कि ठीक है समझ गए मॉम। और इस सिचुएशन को सॉल्व होने के बाद ज़ांग हाओ मन में सोचते कहने लगता है कि अगर मैंने सिस्टर क्वीन को अभी रोका नहीं होता तो यहाँ पर हमारे घर में फैमिली वॉर स्टार्ट नहीं हो जाती। भले ही ये अभी की जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा बड़ी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सरदर्द से बड़ी नहीं है और इस तरीके से समय गुजरता जाता है। उस समय के दौरान मैंने अपने आप को पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में काम में पूरी तरीके से व्यस्त कर लिया और मेरे पिछले जन्म की जो मेमोरीज थी उसकी मदद से मेरे फाइनल एग्जाम में मैंने टॉप ग्रेड हासिल किया और कई बार मैं लाइव ब्रॉडकास्ट में अपीयर हुआ था, जिसके कारण मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे कि मैं ट्रू किंग बन गया फेशियल अट्रैक्टिवनेस में से। सब कुछ जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही प्लान चलने में लगा हुआ था। तभी अचानक से सिचुएशन बदलती है जहाँ पर वो अजीब तरीके के सपने देखने लगता है और उसकी धुंधली यादें आने लगती है जहाँ पर उसकी छोटी जो सिस्टर क्वीन है वो उसके साथ खेल रही है और कितने ज्यादा हंसी पल वाले मूवमेंट हुआ करते थे और सारे के सारे मूवमेंट बहुत ज्यादा धुंधले हो रहे होते हैं और वो क्लियर हो रहे होते हैं पहले के मुकाबले में। जहाँ पर उसकी छोटी वाली सिस्टर क्वीन उससे कहने में लगी हुई थी कि तुम मुझे समझती हो और मैं ही तुम्हें समझती हूँ और कोई भी नहीं। और तभी उस बात को भी उसे पता चलता है कि जब सिस्टर क्वीन को ये बात पता चलता है कि वो असली ज़ांग हाओ नहीं है तो वो कितनी ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो तुम, कहाँ है मेरा ज़ांग हाओ। और तभी वो अचानक से बहुत ज्यादा शौक में उठता है और कहने लगता है कि मैं कौन हूँ। और भाई उसके पसीने पसीने हो गए थे इस सपने के कारण, कहीं इसकी पोल तो ना खुल गई, क्या सच में सच्चाई के बारे में पता चलेगा सिस्टर क्वीन को तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगी।
और वो कहने लगता है कि ये मेरा सपना था या फिर असली वाले ज़ांग हाओ की मेमोरी, और ये दिन ब दिन समय के साथ इतनी ज्यादा क्लियर कैसे बनती जा रही है। जब से मैंने लास्ट टाइम से उस ब्लड मून को देखा है और मेरे सर पे जब से चोट लगी है, तो जो सपने मेरे आते हैं मेरी नींद में वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या होने में लगा है, क्यों होने में लगा हुआ है, कैसे होने में लगा हुआ है। और तभी सिचुएशन बदलती है और वो फिजियोलॉजिकल कांसलेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी रिपोर्ट्स को चेक करता है। अपने इलाज करवाने के बाद कहने लगता है, मुझे लगा था कि मेरे सर पर जो चोट लगी है वो सब कुछ इसके कारण होने में लगा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कांसलेशन के लिए आया। लेकिन यहाँ पर मुझे आकर पता चला कि यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। और तभी उसका मोबाइल बजने लगता है, यहाँ पर वीडियो कॉल आती है और यहाँ पर लिली नाम की कोई लड़की उसे कॉल कर रही होती है। वो उससे कहने में लगी हुई होती है कि सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का ज़ांग हाओ, ये सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है। तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा कि हमारा जो लाइव ब्रॉडकास्ट वाला जो एप्लीकेशन है उसके जो व्यूअर्स है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म है वो दाइयों का वो आ चुका है और इस लड़की का नाम लिली है। इस बात को याद रखना सभी लोग। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हुए कह रही होती है कि जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुका है, इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ा ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। और हम जबकि इतनी ज्यादा सिचुएशन में इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजर में फंस चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और हमारे इस प्रोग्राम को और इस चैनल को बचा सकता है। और सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि पूरे इवेंट को बदल सकता है। और हमारे सालाना जो गोल रहता है रेवेन्यू का, वो भी सिर्फ तुम ही कवर कर पाओगे और वो बंदा सिर्फ तुम हो, सबसे ज्यादा हैंडसम बंदा, हैंडसम मैन। भाई गॉड बना दिया ज़ांग हाओ को इसने। तो ये सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है कि तुमने बिना सोच समझे ये सब कहने में लगी हुई हो, सही कहा ना मैंने। और मन में सोचते हुए कहने लगता है ये बात सुनने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी वाले हैं वो फिर से मुझे थीम प्रोग्राम करवाना चाहते हैं मुझसे। और वो उससे पूछने लगता है लिली के यहाँ पर कोई और ज्यादा कमर्शियल इवेंट है क्या जो कि मुझे ब्रॉडकास्ट करने, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ब्रॉडकास्ट करने के लायक नहीं बचा हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तभी लिली उससे रोक देती है बीच में ही और उससे कहने लगती है, एक मिनट रुको ज़ांग हाओ, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस बार को जो इवेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा ईजी है और इसके अलावा मैं तुम्हें इतना बढ़िया ऑफर प्रोवाइड करवाऊंगी कि तुम कभी भी इस बात को रिफ्यूज नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर पाओगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम बस मुझे इस बार मदद करो, और अगर तुम मेरी मदद कर देती हो तो हम तुम्हारी हर साल 8 नंबर की सैलरी प्रोवाइड करवाएंगे और तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कमर्शियल मैटर से गुजरना नहीं पड़ेगा और तुम्हें हर चीज के लिए रिवॉर्ड किया जाएगा। ये बात देखने के बाद उसका मुंह फटा रह जाता है शौक के मारे। भाई इतना पैसा कैसे छोड़ सकता है ये बंदा। और वो अपने आप को शांत करता है और उससे कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे इस इवेंट के बारे में बताओ और मुझे बताओ आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। और तो ये बताने लगती है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो क्विंगजू है और वह लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और लिली उसे बताने लगती है अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद कि ये एक रियलिटी शो है। भाई साहब एक और लड़की आ गई लिली, इसने तो आग लगा दी हमारे व्यूअर्स में कतई। और जब वो उसको पढ़ने लगता है उस डॉक्यूमेंट को, यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें इसमें 7 डेज सर्वाइवल का गेम है ये और रियल लाइफ शो होगा, लाइफ टाइम का रियल टाइम का शो होगा सॉरी। जिसको देखकर वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें 7 दिन तक इस आइलैंड पर रहना पड़ेगा। तभी हमें वहाँ पर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि ज़ांग हाओ से कहने में लगी हुई होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी मदद करेगी। ओ माय गॉड, सिस्टर को ने तो इस बार कतई तबाही मचा दी, तबाही। और सिस्टर को यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो अपने वेदर के बारे में चिंता करती थी और वो अकेले बाहर जा रहा है पहली बार और उसके असिस्टेंट के तौर पर आई हुई है। और जब वो इस तरीके से स्विम सूट पहनते हुए देखता है अपनी सिस्टर को इनको, तो भाई इसका ठरक का पारा बढ़ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस समय पर सर्दियों का मौसम है लेकिन यहाँ पर आने के बाद स्विम सूट पहना जा सकता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है ये जगह। और तभी अचानक से उसके गुब्बारे से बुलबुले से आने लगते हैं उसके पास, जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिनी यूया को जो कि उससे कहने में लगी हुई थी ज़ांग हाओ मैं भी तुम्हें चीयर अप करूंगी, और वो भी वहाँ पर आ जाती है। और बताया जाता है कि जब यूया को ये बात पता चली कि ज़ांग हाओ क्विंगजू आइलैंड जाने में लगा हुआ होता है तो मैंने अपनी फैमिली के कनेक्शन का इस्तेमाल कर वेकेशन पर यहाँ पर आ गई। और तभी वेइनान को दिखाया जाता है और वहाँ पर आने के बाद कहने लगते कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हो ज़ांग हाओ के शो में। और भाई साहब वेइनान को छोड़ दे हम, इस तरीके से ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है इस वाले एपिसोड में। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी सिस्टर क्वीन, उसके बाद आती है अपनी यूएया, थर्ड नंबर पर आती है वेइनान। नंबर लिखना भाई कमेंट में आपको कौन सी वाली पसंद है, आपको बस नंबर लिखना है। मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है, अच्छा व्यू भी दे दिया है। खैर वो सब छोड़ो, तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि जो सिस्टर क्वीन होती है वो बहस करने लगती है वेइनान से और उससे कहने लगती है प्रेसिडेंट वेइनान ये आपके द्वारा रचाया गया शो नहीं है क्या, अगर ये आपका शो है तो आप यहाँ पर पर्सनली क्या कर रही हैं। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि मैं भी इस शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और अगर मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो ये जो ज़ांग हाओ का शो है वो और भी स्मूथर चलने लगेगा। तभी वहाँ पर यूए आती है और उससे कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर टूरिज्म की तरफ आई हुई हूँ और मैं भी ज़ांग हाओ की साइड में रहूंगी। और जब ज़ांग हाओ इन तीनों को इस तरीके से बहस करते हुए देखता है तो कहने लगता है ओ नो ये 7 दिन मेरे बहुत ज्यादा थकान भरे जाने वाले हैं। और तभी लिली वहाँ पर आती है और उनको बुलाते हुए कहने लगती है कि मेल गॉड ज़ांग हाओ और हमारी प्रेसिडेंट वेइनान हमारी जो मीटिंग है इस इवेंट को लेकर वो स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग के अंदर आ सकते हैं और जो आपके रिलेटिव है और असिस्टेंट है वो जाकर आराम कर सकते हैं थोड़ा, वो भी रेस्टिंग एरिया में। तभी मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है इस इवेंट को डायरेक्टर कह सकते हो वो सभी को वहाँ बुलाता है और कहने लगता है तो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं
तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या लगता है अपना आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं इस शो का होस्ट हूँ। तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं ही हूँ इसका होस्ट। और आपका मैं इस बात के लिए शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग हमारे इस शो पर आए हो, जो यहाँ पर आपको 7 डे के लिए सर्वाइव करना है इस आइलैंड पर, वो भी इस डेजर्टेड आइलैंड पर। ये बात सुनने के बाद जांगा क्या लगता है कि इसका नाम तो देखो कितना अजीब है। तभी होस्ट अपना दिल जैसा साइन बनाकर प्रेसिडेंट वेइनान से कहने लगता है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं आई है पार्टिसिपेट करने के लिए, बल्कि मैं हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट के तौर पर आई हुई है अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी। और इस बार का जो शो है यहाँ पर 8 मास्टर आए हुए हैं और ये 8 लोग हैं वो अपने आप को पेयर करेंगे और एक दूसरे से पेयर बनाकर कम्पीट करेंगे। और 2 राउंड की जो इंटेंस बैटल होगी उसके बाद हम लोग अपने विनर को डिसाइड कर सकते हैं और जो भी विनर होगा हम उसे अनाउंस कर देंगे स्ट्रांगली। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 2 इवेंट होने वाले हैं। पहले दिन में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे 2v2 बीच वॉलीबॉल शोडाउन और सेकंड डे में हम लोग एक ऐसा इवेंट रखेंगे जहाँ पर तुम्हें फ्लैग पकड़ना होगा दूसरी टीम का जल्द से जल्द। और ये दोनों के दोनों जो इवेंट है वो सिंगल एलिमिनेशन इवेंट रहेंगे और इस इवेंट की जो रैंकिंग का सिस्टम रहने वाला है वो पॉइंट के सिस्टम बेसिस पर रहेगा और हमारे पॉइंट को ऐसे रहेंगे। एक इवेंट को जीतने पर तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, 2 पे तो और सो ऑन। और जो वेइनान होती है वो अपने मोबाइल में लगी रही होती है, तभी वो चिल्लाते हुए वो जो होस्ट होता है वो कहने लगता है कि ये है हमारा की पॉइंट सबसे बड़ा। अगर तुम पहले राउंड को जो पॉइंट है वो तुम्हारे सेकंड राउंड को इफेक्ट करेगा और जो सेकंड राउंड होने वाला है वो हमारे इस आइलैंड पर होने वाला है, जो कि पूरी तरीके से एक डेजर्टेड आइलैंड है। और इस समय इस दौरान तुम्हें 5 दिन इस आइलैंड पर सर्वाइव करना है और एक बार जो 2 लोग हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे तो हमारा इवेंट वहीं पर खत्म हो जाएगा। और हमारे जो गेस्ट है हम उन्हें बेसिक सप्लाई मतलब सामान प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो सर्वाइव कर सके। और बात करें एडवांस आइटम के बारे में तो जो हमारी एडवांस टीम है वो आपके पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या आइटम प्रोवाइड करवाएगी बाद में जाकर आगे चलकर आइलैंड पर। और यही हमारा बेसिक है सारे के सारे इस इवेंट के बारे में। और हमारे स्टाफ ने इसका जो स्क्रिप्ट और रूल्स हैं सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, तो आप इस बार इसको रीड कर एक बार पता कर सकते हो कि आपको क्या कुछ चेंजेस करवाने हैं या नहीं। और एक डॉक्यूमेंट जांगा को मिलता है जिसको देखते हुए मन में सोचते क्या लगता है कि ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा कर रहा है जब मैं वैरायटी शो कर रहा हूँ। इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो वाकई में एक स्क्रिप्ट है। चलो जैसा वर्क चल रहा है उस फ्लो के साथ चलते रहते हैं और गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब वो उसको चेक करने वाला हो तो इस स्क्रिप्ट को जो वेइनान होती है वो स्क्रिप्ट को छुड़ाती है और फाड़कर फेंक देती है और उससे कहने लगती है फाड़कर फेंकने के बाद तुम्हें बस अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, इन छोटी बड़ी बातों पर ध्यान ना दो। इसे देखने के बाद जांगा उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम अपने बॉस वाला रूल नहीं दिखा रही हो यहाँ पर। और जब उस तरीके से इस स्क्रिप्ट को फाड़ देती है वो तो जिसको देखकर होस्ट होता है वो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है प्रेसिडेंट वेइनान आप ये क्या कर रही हो। तभी वेइनान उसको घूरने लगती है और उससे कहने लगती है क्या तुम्हारी मेरी बातों पर कोई ऑब्जेक्शन है। और वो घबराते हुए कहने लगता है नहीं आप जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, आप अपना टीम मेंबर से डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। और 3 दिन के बाद हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे अपने कंपटीशन को। तभी हमें कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है। इस बंदे के पास है 4.84 मिलियन, इस टकले के पास है 1.13 मिलियन फॉलोवर्स और जो जिया होता है 4.84 मिलियन फॉलोवर्स के साथ। वो उससे कहने लगता है क्या आप मेरी टीम में हो बॉस, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं आपके लिए कोई परेशानी ना बनूं। तभी वो टकला कहने लगता है तुम जल्दी से हटो, जो बॉस वे है वो मेरे साथ काम करने वाली है, हम लोग जरूर कम्पीट कर पाएंगे टॉप 2 में आने के लिए। और इसको देखते हुए जांगा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सभी के सभी लोग वेइनान का फायदा उठाना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है तो क्योंकि इस तरीके से वो इसकी टीम ऑर्गेनाइज को ज्वाइन कर लेंगे ना तो उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इस कॉन्टेस्ट को जीतना। तभी वहाँ पर एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने गुब्बारों को हिलाते हुए जांगा के पास आ रही होती है और वहाँ पर कई सारी लड़कियां आ गई होती हैं। और ये कॉमेडी यूट्यूबर होती है हुजी जिसके फैंस फॉलोइंग होती है 0.94 मिलियन और जो सेंटर में होती है उसकी फैन फॉलोइंग होती है 1.33 मिलियन। तो थर्ड वाली जो चश्मे से होती है वो उसकी 2.22 मिलियन होती है। थर्ड वाली है वो एक गेमर है भाई, गेमर के फॉलोवर्स ज्यादा हैं। तभी जो कॉमेडियन होती है वो उससे कहने लगती है जांगा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम मुझे ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और जो सेंटर वाली होती है वो ब्यूटी जोन से होती है, वो कहने लगती है कि हम दोनों के दोनों ब्यूटी जोन से बिलोंग करते हैं। इसे लगता है कि अगर हम लोग टीम बनाएंगे तो हमारी जो कंपेटेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझेंगे। तभी जो गेमिंग वाली होती है वो उससे कहने लगती है जांगा तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम हो, हम लोग एक साथ अच्छी टीम बनाएंगे, मेरे पास भी अच्छे फॉलोवर्स हैं। और इस तरीके की बातें सुनकर उसको काफी ज्यादा घबराने लगता है, सरप्राइज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हैं मुझे लगता है कि मेरी अभी की जो सिचुएशन है वो प्रेसिडेंट वेइनान से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तभी जो लड़का होता है जिया उसको देखते बहुत ज्यादा जलने में लगा हुआ होता है, इस तरीके से इतना ज्यादा पॉपुलर जो है। और मन में सोचते कहने लगता है कि सभी के सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट है, एक नंबर के बेवकूफ है। जरा इसका चेहरा तो देखो, इतना ज्यादा हैंडसम होने के कारण ये सारी की सारी लड़कियां उस पर मरने में लगी हुई है। और इस जांगा को तो देखो ऐसा लगता है कि वाकई में सभी को अट्रैक्ट कर सकता है। तभी वो लड़का जांगा के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि देखो हमारे पास कौन आया हुआ है, जो सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का है आज का, जो कि हजारों सालों में एक बार आता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सारी की सारी जो आंखें हैं वो सिर्फ तुम पर टिक गई हैं। अब तभी जांगा उससे कहने लगता है कि हेलो
जिया हुआ है, तुम्हारा जो स्ट्रीम है वो तुम्हारे फैंस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तभी वो उससे कहने लगता है सांग हाउस है, हम गेम प्लेयर्स हैं जो कि दिन भर मेहनत करते हैं और तुमसे कम कमाते हैं, जो कि अपने चेहरा और बॉडी को बेचता है, अपने फेस को। तुम तो हमारे प्लेटफॉर्म के असली चेहरे हो, ट्रेजर हो ट्रेजर। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि ये सब मैं इसलिए फेमस हूँ, ये सब हमारे प्लेटफॉर्म के जो सपोर्ट है ना और मेरे फैंस का सपोर्ट, उसके बिना मैं फेमस नहीं हो पाता। और मन में सोचता है कहने लगता है क्या ये इंटेंशनली मुझसे पंगे लेने चाहता है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे हाँ याद आया एक और बात कि हमारे गिल्ड का एक जो यंगर मेंबर है, तुमने उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखा और पता चला है कि वो तुम्हारी सेम स्कूल से बिलोंग करता है और उसकी जितनी भी फैन फॉलोइंग थी वो सारे के सारे जो ट्रैफिक था वो तुम्हारे पास जाने में लगा हुआ है। तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी मेथड्स हैं। ये सब सुनने के बाद जांग हाउस मन में सोचता है कहने लगता है कि अच्छा अब समझ में आया, तो तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए हुए हो। तभी वो लड़का जांग हाउस से कहने लगता है कि कैसा रहेगा, मुझे पता है कि ये शो है वो वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन हम इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर हम लोग एक शर्त रखें, तो इससे जो शो की टीआरपी है वो भी बढ़ जाएगी। और कहने लगता है कि जो भी इस टीम में सबसे ज्यादा कम पॉइंट हासिल करेगा वो 1 मंथ के लिए अपनी स्ट्रीमिंग को बंद कर देगा और जो भी हारेगा हम उसे जीतने वाले का सबॉर्डिनेट बना देंगे और टाइटल में डालेंगे कि ये बंदा हमारा सबॉर्डिनेट है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तुम में हिम्मत है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? और वो मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि तुम बस मेरा इंतजार करो, बस एक बार मैं प्रेसिडेंट वेइनान को अपनी टीम में ज्वाइन कर लूँ ना, तो फिर तुम्हारे तो जितना नामुमकिन और तुमसे मैं अपने जूते चटवाऊंगा। तभी वेइनान वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहने लगता है क्या अब हमें टीम बनानी नहीं चाहिए अपनी। ये देखने के बाद वो बंदा सफराद हो जाता है और वो शर्माते हुए कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहती हो? लेकिन यहाँ पर बात कुछ और होती है। वो जो वेइनान होती है वो जांग हाओ के पास आती है और उससे कहने लगती है मैं जांग हाओ के साथ टीम बनाऊंगी। ये सुनने के बाद जांग हाओ सरप्राइज हो जाता है। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि एक बात बताऊं तेरे चूजे कहीं के, तुम्हारा जो मेकअप है वो वाकई में बहुत ज्यादा थिक है और तुम्हारा जो परफ्यूम है वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है। क्या तुम्हें यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की इतनी ज्यादा जरूरत है क्या? मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ कि तुम अपने जो डिसीजन है वो इस तरीके से ना करो तो बेटर रहेगा। और वो जांग हाओ से कहने लगती है क्या तुम दूसरों के साथ टीम अप करना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? और वो शर्म के मारे कुछ भी नहीं कह पाता। और जो लड़का होता है उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है प्रेसिडेंट वेइनान के सामने, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है कि जांग हाओ तुम इसका बदला जरूर चुकाओगे। तभी जांग हाओ उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम अचानक से एक स्ट्रीमर कैसे बन गई और वो भी तुम्हारे पास इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं फिर भी। और तभी वो कहने लगती है कि मैंने टेम्परेरी एक लाइव स्ट्रीम चैनल खोला और उसमें डाटा अपडेट कर दिया और बस इतना ही किया है मैंने सिर्फ इतना इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन कर सकूं। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं एक असली मर्द हूँ, मैं खुद से इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ, इस बात को ध्यान रखना अपने दिमाग में। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम पर भरोसा रखूंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें वो समय याद है जब लास्ट टाइम पर मैं वहाँ पर मेरे को एक कॉल आया था और मैं तुम्हें छोड़कर अचानक से वहाँ से भाग गई थी? और उस समय पर मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उन्होंने फाइंड किया है, पता किया है और हमें पता चला है कि एक बंदा और यहाँ पर आ चुका है जो कि इस बात का क्लेम करता है कि उसने भी ब्लड मून को देखा है और वो भी तुम्हारी तरह दूसरी वर्ल्ड से आया है। ये बात सुनने के बाद जांग हाओ सरप्राइज हो जाता है। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वाकई में ये सच बात है क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो बंदा तुमने ढूंढा है वो भी मेरी ही तरह दूसरी दुनिया से आया है? क्या ये बात सच है या झूठ? तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि जो बंदा यहाँ पर आया हुआ है वो भी यही क्लेम करता है कि वो दूसरी दुनिया से आया हुआ है और उसने भी ब्लड मून को देखा है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। खैर वो सब छोड़ो, मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लूंगी फ्यूचर में कि आखिरकार वो सच कह रहे हैं या झूठ। इसको सुनने के बाद वो जांग हाओ मन में सोचता क्या लगता है कि आखिरकार इस लड़की का कहने का मतलब क्या है कि ये थ्रूली वेरीफाई करेगी। मुझे देखकर तो ऐसा लगता है सुनने के बाद कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर जो वेइनान वो जो भी कहने में लगी हुई है वो बात सच है तो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ है और मेरा है, जो दोनों का दोनों जो एक्सपीरियंस है वो दोनों का दोनों आइडेंटिकल है और सेम ही होगा। और अगर ऐसी बात है तो शायद हमें ब्लड मून की जो मिस्ट्री है उसके बारे में पता चल जाए और ये भी पता चल जाए कि आखिरकार कैसे दूसरी दुनिया में ट्रेवल किया जाता है। तभी जो वेइनान होती है वो उसके सर पर पैड करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे मैटर को संभाल लूंगी, आखिरकार मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। और तभी वहाँ पर सिस्टर क्वीन आती है खांसते हुए और आने के बाद वहाँ पर शर्माती है और क्यूट सा प्यारा सा चेहरा बनाकर हमारे व्यूअर्स का दिल जीतते हुए कहने लगती है क्या तुमने अपनी टीममेट के साथ पूरी तरीके से बातें कर ली क्या? चलो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हें सनस्क्रीन अप्लाई करने के लिए तुम्हारी बॉडी पर? तभी जांग हाओ वहाँ से जाने लगता है और वेइनान से कहने लगता है कि मिस वेइनान हमने ऑलरेडी बातें कर ली हैं, अब हमें चलना चाहिए और तैयारी करना चाहिए अपने कंपटीशन के लिए और मैं पूरी जी जान लगा दूंगा जीतने के लिए। और वेइनान उसको जाते हुए वहाँ से देखने लगती है और देखती है कि किस तरीके से जांग क्वीन उसको वहाँ से ले गई। और तभी होस्ट को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस करता है कि सभी के सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, डियर व्यूअर्स, जरा देखिए हमारा शो जल्दी स्टार्ट होने वाला है और हमारा जो 7 डे एक्सट्रीम सर्वाइवल बैटल डीवाई आइलैंड पर जो हमारा कंपटीशन है वो स्टार्ट हो रहा है और इस कंपटीशन का आज पहला दिन है और जो पहला इवेंट होने वाला है उसमें 2v2 बीच वॉलीबॉल होगा।
तभी रेड टीम में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जांग हाओ और वेइनान होती है। तभी वो होस्ट बताने लगता है कि हमारे जो रूल्स है वो गए भाड़ में। सबसे पहले तो जो 8 लोग हैं उन्होंने अपने टीम पेयर बनाए जो कि 4 टीम बनती हैं और हमने ड्रॉ किया कि पहले कौन कौन फाइट करने वाला है इसमें। और इस बार जो वॉलीबॉल होने वाला है इस बीच पर वो 15 पॉइंट सिस्टम होगा। इसमें जो भी 15 पॉइंट्स पहले करेगा वो जीत जाएगा इमीडिएटली, और जो भी 2 टीम जीतेंगी वो सेकंड राउंड में एडवांस हो जाएंगी, और जो भी फर्स्ट प्लेस लाएगा उसे 4 पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमारे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, तो हमारा जो बीच का वॉलीबॉल का फर्स्ट राउंड है वो अब स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो पहला राउंड स्टार्ट होता है उसमें वेइनान और जांग हाओ की जो टीम होती है वो कॉमेडी डुओ के साथ मैच करती है और दोनों के दोनों टीम्स खेलने के लिए रेडी होती है। जहाँ पर वो कॉमेडियन होती है वो उससे कहने लगती है कि वेइनान और जांग हाओ हम तुम पर बिल्कुल भी मर्जी दया नहीं दिखाने वाले। और तब यहाँ पर वेइनान होती है वो फुल फोर्स में उस वॉलीबॉल को डॉज भाई मारती है ना, सर्व करती है। भाई इतनी पावरफुल फोर्स, क्या सिक्स पैक्स लग रहा है भाई वेइनान के, कतई मर गए। और जब उतनी रफ्तार में बॉल वहां से निकलती है तो वो दोनों के पसीने छूट जाते हैं डर के मारे। और खासकर जांग हाओ उसको देखते हैं वो कहने लगता है कि वेइनान क्या तुम दोनों को मारना चाहती है। और इसी तरीके से जो फर्स्ट राउंड था यहाँ पर खत्म होता है और जो अपोनेंट टीम थी वेइनान की वो 0 और 15 के साथ यहाँ पर वेइनान की टीम जीतती है 15 पॉइंट्स के साथ। और वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और कहने लगते हैं कि जो वेइनान मिस वेई है वो वाकई में इतनी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग अभी भी जिंदा है, हम दोनों को अब और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना, हमें यहाँ से जाना है। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि तुमने क्या कहा था कि तुम हम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाओगे। तभी जहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जो वॉलीबॉल की जो फाइनल राउंड है उसमें जो वेइनान की टीम है वो जियाओ और आज यूई के साथ उसकी फाइट होने वाली है। तभी जो जियाओ होता है वो जाओ को देखकर मतलब हाओ को देखकर उससे कहने लगता है ओहो जरा देखो जरा ये हैंडसम गाय भी यहाँ पर सेकंड राउंड में पहुंच चुका है, क्या ये सब उसकी वुमन के कारण होने में लगा, उस लड़की कारण, इतनी पावरफुल लड़की के कारण। खैर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चलो देखते हैं कि इस मैच के बाद तुम हैंडसम बचोगे या नहीं। और उसके पास आने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें ये बात पता है कि आखिरकार ये जो टूर्नामेंट है वो बीच वॉलीबॉल क्यों है। मैंने इस बारे में प्रोडक्शन को सजेस्ट किया था और मैं इस बारे में एक्सपर्ट हूँ, तो तुम अपनी गर्दन को धोकर तैयार बैठ जाओ क्योंकि तुम अब अपने आप को शर्मिंदा करवाने वाले हो इस मैच में। और जब इस बंदे को इस तरीके से हरकतें करते हुए जांग हाओ देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है यार। और तभी उन दोनों के बीच का मैच है वो स्टार्ट होने वाला होता है और ब्लू टीम सर्व करने वाली होती है और रेड टीम में जांग हाओ और वेइनान होते हैं। तभी ब्लू टीम की जो लड़की होती है सिक्स पैक्स वाली वो कितनी ज्यादा भयानक लग रही होती है, वो अपनी फुल फोर्स के साथ सर्व करने लाती है बॉल को किसी मॉन्स्टर की तरह। और जब जांग हाओ उसे देखता है इस तरीके से तो कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी है, लंबी है। और वेइनान उसको देखने के बाद कहने लगती है ये तो जंप सर्व है और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे प्रोफेशनल लेवल का है, अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बस इस अटैक को डॉज करना है, तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है अपने आप। और तभी वो जो लड़की सब सर्व कर देती है फुल फोर्स के साथ, तो जो बॉल उड़ती हुई होती है डायरेक्टली जांग हाओ की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी होस्ट कहने लगता है कि हमारे इसने पहली बार जंप सर्व कर दिया है, वो भी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड के साथ, और जो बॉल होती है वो डायरेक्टली जांग हाओ को चेहरे पर लगती है। तभी वो होस्ट होता है उसको देख के तो घबराने लगता है और कहने लगता है कि ये देखो ये बॉल हमारा जो जांग हाओ उसने अपने मुंह पर ले ली है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू टीम की जो टैक्टिक है वो रेड टीम के लड़के को टारगेट करने का है जो कि पीछे है जांग हाओ। क्या इस लड़के के चेहरे को चोट लग गई है? ये एक ऐसा चेहरा जो कि हजारों सालों में एक बार आता है। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूल है लेकिन अपोनेंट के वीक पॉइंट पर अटैक करना सबसे ज्यादा अच्छी टैक्टिक्स मानी जाती है। तभी जांग हाओ की नाक से खून निकलने लगता है, वेइनान घबराने लगती है और उसके पास आते हैं उससे कहने लगती है कि तुम ठीक हो जांग हाओ। तभी जियाओ उसको देखकर चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता होगा कि जो बीच वॉलीबॉल है वो 2v2 वर्सेज है और अगर तुम अपने पार्टनर को टीम मेंबर को इस तरीके से परफॉर्म नहीं करने दोगे तो तुम्हारे पार्टनर को डबल प्रेशर झेलना पड़ेगा। मिस भाई मुझे लगता है कि आपने गलत पार्टनर चुन लिया क्योंकि जो ब्यूटी है वो हर चीज को सॉल्व नहीं करती। और बात करें आजीव के बारे में, वो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है। ये बात सुनने के बाद वेइनान गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगता है कि चूजे अपना मुंह बंद कर। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि वेइनान तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस बारे में, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे इतना ज्यादा आसान समझने में लगे हुए हैं और ये लोग मुझे बुली कर सकते हैं। और भाई साहब अब आया ना अपना असली मर्दानगी वाली स्माइल दिखा रहा है। मुझ पर बस इस बात का भरोसा रखो, मैं इन्हें असली सच्चाई दिखा दूंगा कि असली मैन क्या होता है। और उसके बाद जब उसकी जो फेशियल इंजरी के बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और बड़ा धमाके से भाई दोनों को दोनों एक दूसरे पर गोल किए जाते हैं और जो फाइनल टारगेट होता है वो रीच हो जाता है 14 गोल दोनों की टीम से। और जो आखिरी पॉइंट होने वाला है वो रेड टीम की तरफ से होने वाला है शूट। तभी वेइनान को दिखाया जाता है जो कि आई एग्जीक्यूट सर्व मारने लगती है ताकि वो अपना बदला ले सके। उसका ये जो गेम है वो डिसाइड कर सकता है कि आखिरकार कौन जीतने वाला है। जो बॉल होती है वो उस लड़के जियाओ की तरफ जाने में लगी हुई होती है, उसकी बैंड बजा दी होती है, बदला ले रही है वेइनान। तो इसको देखते हुए जियाओ चिल्लाते हुए लगता है बार बार ये मुझे ही क्यों शूट करने में लगी हुई है, मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। लेकिन वो किसी तरीके से उसे शूट कर देता है, उस पर बॉल लगने के कारण बॉल वापस लौटकर जाने लगती है। और जब बॉल उसके पास जा रही होती है तो वो अनाउंस करने लगता है कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट वेइनान है वो क्या उस बॉल को इस तरह मूव करने वाली है। लेकिन जो आज ये होती है वो भी हार नहीं मानने वाली होती और कहने लगती है तुम बस सपने देखते रहो, मैं ही जीतने वाली। और दोनों को दोनों उस बॉल को शूट करने के लिए रेडी होते हैं। तभी जांग हाओ बीच में बोल पड़ता है कि मुझ पर भरोसा रखो और कहने लगता है कि ये सैंड है वो वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अगर तुम इसे हिट करना चाहते हो बहुत ज्यादा तेज से तो तुम्हें अपनी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए।
और उसके बाद धीरे धीरे करके तुम उस सैंड को भी खोज सकते हो। ये बात को वो इस इशारे को वो समझ जाती है और वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हो इस बॉल को डॉज कर देती है और जो बॉल की डायरेक्शन होती है वो दूसरी तरफ जाने लगती है। ये देखने के बाद जो कमेंटेटर होता है वो अनाउंस कर देता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी, ये बस एक फेंट पास था और वहां पर हमारा ज़ांग हाओ जंप मारता है और ताकि हिट करके कर सके इस बॉल को। और कमेंटेटर कहने लगता है कि जो वेई नान है उसने उस बॉल को ज़ांग हाओ की तरफ पास कर दिया, क्या जो ज़ांग हाओ है ब्लू टीम का वो उसको पास कर पाएगा, हिट कर पाएगा और जीत पाएगा गेम। और तभी दिखाया जाता है कि ज़ांग हाओ होता है वो फुल फोर्स में उसको हिट कर देता है। जो बॉल होती है वो डायरेक्टली उस बंदे के पास यानी कि जियाओ के चेहरे पर लगती है जो अपना बदला ले लेता है फाइनली और उसके गोल कर देता है और इसी पॉइंट के साथ ज़ांग हाओ की टीम जीत जाती है। ये जो मैच था वाकई में बहुत ज्यादा धमाकेदार था और इसी तरीके से जो फर्स्ट राउंड था वो खत्म होता है और जो फर्स्ट प्लेस थी वेई नान और ज़ांग हाओ ले लेते हैं 4 पॉइंट के साथ और सभी की फर्स्ट डे की जो इवेंट वो खत्म हो जाता है और सभी के सभी लोग रेस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रेस्ट एरिया दिखाया जाता है, यहाँ पर ज़ांग हाओ सेंटर में बैठा हुआ है, यहाँ पर तीनों की तीनों लड़कियां उसको चारों तरफ से घेरी हुई हैं, तीनों तरफ से कह सकते हो। पहले तो वेई नान, यूएहा एंड उसकी सिस्टर क्वीन। भाई साहब देखो तो जरा उसके पास तो कई सारे गुब्बारे, मेलन्स, भाई तरबूज आ चुके हैं, मेलन, वाटरमेलन। जहाँ पर जो वेई नान होती है वो ज़ांग हाओ से कह रही होती है कि जो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है उसमें फ्लैग को अपन को कैप्चर करना होगा, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उस पर पहले इनिशिएटिव लेके अटैक करने देना, ठीक है। तभी सिस्टर क्वीन से कहने लगती है कि तुम इसकी बकवास सुनना बंद करो और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तीसरी तरफ आती है यूएहा जो कि वाटर बोतल लेकर आती है, उससे कहने लगती है कि तुम इसे पी सकते हो। तभी वेई नान उससे कहने लगती है कि ज़ांग क्वीन क्या तुम एक ओल्डर सिस्टर होने की बाउंड्री को समझती नहीं, तुम्हें पता होगा कि हम लोग यहाँ पर सीरियस मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी सिस्टर क्वीन भी रुकती नहीं है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यह वक्त ब्रेक का समय है, क्या अब इस समय पर हमें बाउंड्रीज के बारे में बताने की जरूरत है। और तीसरी तरफ बीच में आ जाती है यूएहा जो कि सिर्फ यही कह रही होती है वाटर पी लो। भाई साहब ये दोनों फाइट करने में लगे हुए हैं और यूएहा मजे लेने में लगी है बीच में बिल्कुल इनोसेंस होके। और जब इस तरीके की हरकतें करते हुए ज़ांग हाओ देखता है तो कहने लगता है मुझे पता है कि ये जो सिचुएशन है वो इस तरीके से हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि सब ये जो सिचुएशन होने में लगी हुई है वो अपने मोबाइल से उसको शूट करने में लगा हुआ है और मन में सोचता क्या लगता है कि ज़ांग हाओ ज़ांग हाओ ज़ांग हाओ, आखिरकार हमने ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया है जिससे कि मैं तुम्हें आगे चलकर ब्लैकमेल कर सकता हूँ। 3 लड़कियां और 1 लड़का, वो भी इतनी ज्यादा क्लोज, ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। इस बार मैं तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सपोज कर दूंगा दुनिया वालों के सामने। आखिरकार किसने कहा था कि तुम मेरे दुश्मन बनो, अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। और भाई ये चूरिया ये चौमू इस तरीके का ये चेहरा बनाने में लगा हुआ है, छी भाई उल्टी आ गई मुझे देखकर इसका चेहरा, इतनी गंदी तरीके से मार लगी है ना इसकी। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चौमू अगले पार्ट तक जिंदा बचे। भाई हमारे 3 मेंबर्स हैं वो इसको मारना दे, वो तो आगे पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनारा एंड साइनिंग आउट। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक कर दोगे यार प्लीज और कमेंट कर अपनी सलाह जरूर देना कि आपको कैसा लगा है, जो पूछा था वो जरूर बताना। बाय बाय।